हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम की क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर से मास एंड वेट पढ़ने वाले हैं। मास और वेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं और इनके बीच में जो रिलेशनशिप से जो फॉर्मूला निकलता है वो हम देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी करने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मास क्या होता है। तो पहले चलिए डेफिनेशन ही देख लेते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। इसकी ऐसा यूनिट होती है केजी। तो जो मास होता है, हम पहले से अपनी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि मास मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ अमाउंट ऑफ मैटर हो, यानी मैटर का कुछ अमाउंट हो, तो हम उसे मास कहेंगे। और मैटर हम कैसे कहते हैं, तो ये भी हमने अच्छे से अपनी पूरी पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि हम मैटर उस चीज़ को कहेंगे कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाई जाए और वो कुछ स्पेस घेरे, उसके अंदर कुछ वजन हो, उसका कुछ मतलब जैसे इसकी यूनिट केजी में होती है तो केजी में या ग्राम में उसका कुछ ना कुछ तो उसका मास हो, तो उसी को मास कहते हैं कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर की अगर किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी होती है, उस बॉडी का मास हम उसे कह सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। और जो मास होता है वो स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो डिनोट तो हम चाहे कैपिटल एम से भी कर लें, ऐसा यूनिट में हमने देखा था, तो हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये तो यहाँ पर बस अगर हमें ऐसे ही लेट करना है कि मास को, तो फॉर्मूले में हम स्मॉल एम ही लेंगे। अगर इसका कोई फॉर्मूला आगे होगा तो हम उसे स्मॉल एम लेंगे। और ऐसा यूनिट हमें इसकी पता ही है, केजी होती है, देख सकते हैं। चलिए मास के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास, यानी कि मास जो होता है वो किस रूप में या किस अवस्था में होता है, या मास किस किस तरह से पाया जाता है, हम कैसे मास को डिफाइन कर सकें और बेहतर। तो देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक है मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब ये होता है कि स्थिर हो, चेंज ना हो। तो जो मास होता है किसी बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे कोई भी बॉडी है, उसका मास हमने लेट कर लिया जैसे 5 kg है, तो वो 5 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब अब जैसे अगर वो बॉडी ग्रो करती है, जैसे किसी ह्यूमन बींग की बात करें या किसी प्लांट ट्री की बात करें, तो वो तो ग्रो करेंगे तो उनका मास भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम की बात करी जाए तो जो मास होता है वो फिक्स होता है। जैसे हम कोई भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी हमें मास दिया जाएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो पहला तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, यानी कि जो मास होता है किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता। अब जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मास जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर तो कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। मास का जीरो होना मतलब तो ये बात हो जाती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मैटर यानी कि पदार्थ नहीं है। और अगर मैटर या पदार्थ उसके अंदर नहीं होगा तो वो अस्तित्व में नहीं होगा, वो बॉडी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए मास कैन नेवर बी जीरो, मास जीरो कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये कि उसकी एक वैल्यू होगी, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मास चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट फिक्स रहती है, उसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मास को, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है मास कैन नेवर चेंज बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अनदर बॉडीज नियर इट, यानी कि जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा किसी दूसरी बॉडी के प्रेजेंस या अब्सेंस से जो कि उसके पास में है। यानी कि उसी के पास में अगर कोई बॉडी है तो उसका जो मास होगा वो चेंज नहीं होगा, किसी बॉडी उसके पास हो या ना हो। जिस तरह से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो दूसरी बॉडी के आने के बाद चेंज हो सकता है। दो बॉडी के बीच में हम निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ज़्यादा दूर होगा तो वो अलग वैल्यू होती है, पास में होंगी दो बॉडी तो अलग वैल्यू होती है। लेकिन उस तरह से मास पे कोई डिपेंड नहीं होता। हम दो मास के बीच में निकालते हैं तो जो भी हम निकालेंगे ग्रेविटी वो चेंज होगी, लेकिन जो मास होगा वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। पहले ही पॉइंट से यहाँ पर सारे रिलेटेड है। तो मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसके पास में कोई बॉडी हो या फिर ना हो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मास होता है वो एक मेजर है इनर्शिया का, किसी बॉडी का, किसी बॉडी के इनर्शिया का। इनर्शिया मतलब ये होता है कि जैसे न्यूटन का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं, कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और जिस डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी कोई बॉडी ऑब्जेक्ट, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए जाए। तो ये फोर्स है पहला, मतलब पहला लॉ है न्यूटन का। और अगर आप ज़्यादा न्यूटन के लॉ देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो में मैंने बता रखी है, आप उसको चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में
दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब अगर उस बॉडी का वेट यानी कि मास, वेट तो अलग चीज़ हो जाती है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उस बॉडी के अंदर मास है, मान लीजिए 1 kg, 1 kg मास की कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है। समझ लीजिए कोई टॉय कार है, उसका मास 1 kg है, तो उसमें इनर्शिया होगा अगर वो रेस्ट में है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अब अगर हम उसको मोशन में लाना चाहें तो हमें फोर्स लगाना होगा। तो उस टॉय कार को हमें जब फोर्स लगाएंगे हम, तो 1 kg मास की वो टॉय कार है, तो हमें थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा और वो मोशन में आ जाएगी, हम उसको ढकेल सकेंगे। लेकिन अगर हम 100 kg कर दें तो हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हम उसे 1000 kg कर दें तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनर्शिया होगा वो मास पे डिपेंड करेगा, यानी जो इनर्शिया होता है किसी बॉडी का वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ जाएगा किसी बॉडी का तो इनर्शिया भी बढ़ जाता है। अभी जैसे हमने रेस्ट देखा, अगर हम मोशन में देखें वही सेम टॉय कार 1 kg मास की अगर मोशन में चल रही है, अब हमें उसे रोकना है, या हमने उसे ब्रेक लगा दी, या हमने उसे एक्सीलरेट करना छोड़ दिया, तो वो थोड़ी देर तक धड़कती जाएगी और कुछ देर बाद धड़कने के बाद वो रुक जाएगी। लेकिन अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक धड़केगा, और ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा देर तक धड़केगा, उसे यार रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो मास होता है वो इनर्शिया का एक मेज़र होता है किसी भी बॉडी का। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक मास के, देख सकते हैं। चलिए वेट के बारे में जानते हैं। चलिए हम जानते हैं वेट क्या है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर हम किसी बॉडी का अगर हम वेट देखें तो हम उसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई बॉडी है, अब उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो अगर उसके ऊपर एक फोर्स लगे, एक पार्टिकुलर फोर्स लगे जो कि उस बॉडी को अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट करे, तो हम कहेंगे उसका वेट है। मतलब कि कोई बॉडी है जिसका कुछ मास है और उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा हो जो कि उसे अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट करे हो, तो ऐसा कौन सा फोर्स होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब कि जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस बॉडी के मास के साथ अगर हम उन दोनों का इंटू कर दें तो वेट निकल आएगा। तो इसी तरह से वेट का फॉर्मूला भी होता है कि अगर बॉडी है उसका मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके साथ, क्योंकि सेंटर की तरफ खींचना है हमें, इसलिए इन दोनों का हम अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो वेट निकल कर आ जाएगा। और इसकी एसआई यूनिट भी होती है न्यूटन। और न्यूटन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो जी है, जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी के साथ फ्री फॉल के लिए जब हमने बनाया था उसको कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हमने कर लिया था v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो a को हमने g में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब कि यहाँ पर ये जो g है इसे हम ये लिख सकते हैं, यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यह है एक्सेलरेशन। तो इसलिए जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एम ए और यहाँ पर है एम जी। तो फोर्स की भी यूनिट होती है न्यूटन, इसलिए यहाँ पर जो वेट है उसकी यूनिट भी न्यूटन है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपस में सेम है। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला जो एफ होता है यानी कि फोर्स वो वेट के इक्वल में होगा। यानी कि अगर हमें मास दिया गया हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया हो और ये दिया गया हो कि फोर्स निकालें, तो हम वेट निकाल लेंगे, उसी को हम फोर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल जाती है। तो वेट एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। किसी बॉडी का अगर हमें वेट निकालना हो तो हम इस तरह से उसको निकालेंगे फॉर्मूले से कि कुछ मास होगा उस बॉडी का और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो अर्थ में भी कहाँ है। अगर वो ज़्यादा ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है कम हो जाती है इसकी वैल्यू, जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने अभी पिछली वीडियो में अपने कैलकुलेट करके देखा है। तो ये होता है सरफेस पर, सरफेस पे होती है सबसे ज़्यादा, ऊपर जाते जाते हैं तो कम होती जाती है, इस तरह से होता है। तो ये जो जी है ये डिपेंड करेगा कि हम अर्थ पे ही हैं या कहीं और है। अगर हम मून पे चले जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो अर्थ से जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो मून पे जाके जस्ट अपॉन 6 हो जाती है। यानी कि जो मून है उस पे अगर अर्थ से देखा जाए तो 1/6 हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। यानी कि अगर हम मून पे किसी बॉडी का अगर वेट निकालेंगे तो वो कम आएगा अगर हम अर्थ पे वेट निकालेंगे उससे। वेट वही है किसी बॉडी का मास हो और अगर वो अर्थ की सरफेस पर है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम उसमें प्रोडक्ट कर देंगे तो वेट निकल आएगा, देख सकते हैं। वेट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए वेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलिए वेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए पहला है वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए सीधी सी बात है, वेट में एम होता है
जी होता है। तो जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन जी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमें इसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी पड़ता है। अब डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें प्लेस देखनी पड़ती है। हम अर्थ की सरफेस पर हैं तो जी की वैल्यू अलग होती है। अगर हम अर्थ के ऊपर चले जाएँ तो जी की वैल्यू अलग होती है। अगर हम मून पे चले जाएँ, अलग प्लेनेट पे चले जाएँ, या अर्थ से कहीं भी चले जाएँ अर्थ के बाहर, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसलिए वेट की वैल्यू भी चेंज होगी। इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि प्लेस पे डिपेंड करता है, और अगर प्लेस आ जाती है तो हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती ही है। और फिर एक बात ये भी हो जाती है कि हम अप डायरेक्शन में देख रहे हैं या डाउन डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है वेट। नेक्स्ट है जी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, सो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब जी एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए यहाँ से इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जी एक कांस्टेंट वैल्यू वैसे है तो नहीं। अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करें तो जी कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर हम मून की बात करें तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि चेंज कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर जी एक कांस्टेंट वैल्यू, अगर हम अर्थ की सरफेस के लिए केवल बात करें तो जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर डब्ल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर चेंज होगा तो जी को चेंज करने के लिए हमें सीधा अलग जगह पर जाना पड़ेगा। जैसे अगर जी चेंज करवाना है तो हमें मून पर जाना पड़ेगा या अर्थ के थोड़े ऊपर जाना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में, सरफेस पे नहीं हो सकता। लेकिन एम का अगर देखा जाए तो एम तो एक बिल्कुल सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, चाहे जहाँ पर भी चले जाओ एम की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। यहाँ पर अगर 5 kg है, मून पे चले जाएंगे तो भी 5 kg रहेगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर 10 kg हो जाएगा तो मून पे 10 kg रहेगा। इसका मतलब कि अगर मास में इंक्रीज हम करेंगे तो वेट में भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर जी में हम इंक्रीज करेंगे तो वो एक ही जगह पर रह के नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर प्लेस चेंज ना करनी पड़े, एक ही जगह पर रह के हम चेंज करें तो डब्ल्यू चेंज हो सकता है। किसकी वजह से, केवल मास की वजह से। तो मास अगर इंक्रीज होगा तो वेट में भी इंक्रीज होगा, मास अगर डिक्रीज होगा तो वेट में भी डिक्रीज होगा। लेकिन देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वेट कैन बी जीरो, यानी कि वेट जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेट जीरो कैसे होगा, तो एम तो जीरो हो नहीं सकता। एम भले ही डब्ल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कि वो इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा, अगर मास डिक्रीज होगा तो वेट भी डिक्रीज होगा। लेकिन वेट जीरो कब होगा, वेट जीरो तब होगा जब जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास तो कभी भी जीरो होगा नहीं, फिर तो वेट निकलेगा ही नहीं क्योंकि मास ही नहीं बचेगा। तो जी जीरो हो सकता है। और जी जीरो कब होता है, जब हम फ्रीली अगर वैक्यूम में देखा जाए, कहीं पर भी प्रेशर ना हो। और ऐसा कहाँ पर होता है, अगर आप स्पेस की बात करें, जैसे अर्थ के बाहर चले जाएं, मून पर ना रहें, किसी भी प्लानिट पर ना रहें, क्योंकि उसका भी अपना अपना कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो फ्रीली अगर आप स्पेस में इधर उधर घूमते रहेंगे, जैसे वेटलेस हो जाते हैं। आपने सुना होगा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो जाते हैं स्पेस में, स्पेस मिशंस पर, तो उनको कहते हैं वेटलेस हो जाते हैं वहाँ पर। वेटलेस यानी कि जो वेट होता है वो हो जाता है जीरो। तो वेट जो है वो जीरो हो सकता है, किसकी वजह से, जी की वजह से। अगर जी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो वेट भी जीरो हो जाएगा। मास जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए वेट जो है वो जीरो मास की वजह से कभी भी नहीं होगा। अगर कोई भी कहे कि वेट जीरो है तो वो मास जीरो नहीं होगा, वहाँ पर आप समझ जाइएगा जी जीरो होगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट है, टू एवरी बॉडी विच हैज़ मास 1 kg इट्स वेट इज़ 9.8 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जिसका मास 1 kg है उसका जो वेट होगा वो 9.8 न्यूटन होगा। ये इसलिए लिखा क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर। और ये 9.8 तब सेम हो जाएगा दोनों, मतलब इसकी वैल्यू 9.8 और इसकी वैल्यू भी 9.8 आ जाएगी जब किसी भी बॉडी का मास 1 kg होगा। मतलब कि 1 kg मास की कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, उसके ऊपर लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका जो वेट होगा वो भी 9.8 न्यूटन होगा, क्योंकि इंटू हो जाएगा 9.8 इंटू 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है W=mg, इसलिए वेट भी 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेट के, देख सकते हैं। चलिए मास और वेट के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। देखिए हम देखेंगे मास और वेट के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक टेबल टाइप बना लिया है, यहाँ पर मास के कैरेक्टरिस्टिक्स एक हिसाब से लिखे हैं और यहाँ पर वेट के, तब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। और वेट में, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ।
मतलब कि मास किसी भी बॉडी का अगर कहेंगे हम तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी क्या होगी मैटर की या अमाउंट क्या होगा किसी भी बॉडी के अंदर मैटर का, तो उसे हम कहेंगे मास, किसी बॉडी का मास हो गया। और अगर हम वेट कहें, वेट की बात करें तो वो किसी ऑब्जेक्ट का हम वेट कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, उसके ऊपर फोर्स लगे जो कि उसे उस बॉडी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट करे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उसका वेट आ गया। तो मास और वेट के बीच में पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरा है एसआई यूनिट किलोग्राम, एसआई यूनिट न्यूटन, यानी कि जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट होती है केजी यानी कि किलोग्राम, और जो वेट होता है उसकी एसआई यूनिट होती है एन यानी कि न्यूटन। तीसरा है इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, चाहे जहाँ पर ले जाए मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है हमेशा। नेक्स्ट है इट कैन नेवर बी ज़ीरो, इट कैन बी ज़ीरो, यानी कि जो मास होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर मास ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लेकिन जो वेट है वो ज़ीरो हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा तो वेट ज़ीरो हो सकता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है मास और वेट के बीच में, देख सकते हैं। चलिए अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वेट का W इज इक्वल टू mg, उस पर बेस्ड या उसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए तो पहले यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg व्हाट इज इट्स वेट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पर 10 kg गिवन है, ये बताना है कि वेट क्या होगा। तब यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने ये बताया नहीं है क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चन में यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पर है, अर्थ पर ही है या नहीं तो बाहर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उसे अपने आप से मान लेना है कि वो अर्थ की सरफेस पर है, अर्थ में तो है ही पर उसकी सरफेस पर है, हमें अपने आप से ही लेट कर लेना। तो यहाँ पर हम सॉल्व में सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, तो गिवन यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट m लेट करेंगे 10 kg, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये या तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और अगर गिवन नहीं रहे तो भी हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने आप से हमें पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू तो समझ लीजिए हमें याद रखनी है। फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे वी नो दैट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि जो g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर w इज इक्वल टू mg यानी वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से वेट। तो w इज इक्वल टू मास है यहाँ पर 10 kg इंटू जी यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 का 10 में इंटू हो जाएगा तो सिंपली 98 आ जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू 98 और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो n से डिनोट कर देंगे। तो ये आ गया वेट 98 न्यूटन, मतलब कि कोई बॉडी जिसका मास 10 kg है अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है तो उसका वेट होगा 98 न्यूटन। सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 1 kg होगा तो सेम यही वैल्यू आ जाती है, क्योंकि अगर हम 9.8 का 1 में इंटू करेंगे तो 9.8 ही आ जाएगा, 10 का इंटू कर दिया तो 98 आ गया, 100 का इंटू करेंगे तो 980 आ जाएगा, 1000 का इंटू करेंगे तो 9800 आ जाएगा। इसी तरह से आप जितने ज़्यादा इंटू करते रहेंगे तो वेट उतना ही ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, 10 kg है। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि इसी अगर ऑब्जेक्ट को हमने मून पे ले गए तो उसका ये g है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मास रहेगा 10 वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे भी अभी हम क्वेश्चन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल पर ही बेस्ड होगी, पूरे चैप्टर के हम न्यूमेरिकल उसमें करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हम ऐसे जो क्वेश्चन है अगर उसमें किसी बॉडी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट या नहीं तो मून पर अगर ले जाएं तो उसके वेट में क्या फ़र्क आता है। तो अब ये हमने क्वेश्चन किया, देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 50 न्यूटन व्हाट इज़ इट्स मास, यानी कि एक बॉडी है जिसका वेट 50 न्यूटन है। अब ये बताना है कि मास क्या होगा। तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, अभी हमें मास गिवन था तो हमें वेट निकालना था, अब हमें वेट गिवन है तो हमें मास निकालना है। तो यहाँ पर फिर हम सिंपली सॉल्व में लिखेंगे गिवन। तो गिवन सबसे पहले तो वेट ऑफ बॉडी यानी W 50 न्यूटन यहाँ पर गिवन है।
तो वेट हमें पता है। और दूसरी चीज़, वी नो दैट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये तो दिया नहीं है क्या कहाँ पर है, इसलिए हमें क्या लेट कर लेना कि अर्थ की सरफेस पर है, तो इसलिए अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें पता है। अब फॉर्मूला है w इज इक्वल टू mg, और w की वैल्यू यहाँ पर 50 न्यूटन यहाँ पर पता है, m इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर है 9.8। अब यहाँ पर ये इसके साथ n2 में है, तो ये 9.8 यहाँ पर जाएगा तो इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 50 बाई 9.8। अब हम इसे कट करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर एक ज़ीरो आएगा, फिर 98 को हम इससे यहाँ पर कट करेंगे तो मास की वैल्यू आएगी यहाँ पर 5.1 समथिंग, तो 5.1 यहाँ पर kg मास आ जाएगा। पॉइंट के बाद हम यहाँ पर अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही लेंगे। 5.1 kg हमने यहाँ पर अप्रॉक्स मास इसका पता कर लिया। यानी कि कोई भी बॉडी है जिसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है, अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, तो उसका जो मास होगा वो 5.1 kg होगा। देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कराए दो, इससे बस मैंने आपको इसलिए कराए कि ये जो W इज इक्वल टू mg फार्मूला है इसका यूज़ करना हमें अच्छे से आने लगे। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन थे कि हमें वेट पता था, मास निकालना था, मास पता है, वेट निकालना होगा। और कभी हमें ये दोनों चीज़ें पता हो, मास और वेट, तो हम जी भी निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू। लेकिन ये जो जी की वैल्यू है ये ज़्यादातर हमें फाइंड नहीं करनी होती है। अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर या जैसे मून होते हैं इन पर अगर हम जाएँ तो बस हमें फाइंड करना होता है। मतलब जैसे मून है अर्थ का, अगर हमें इसके लिए निकालना है तो उसका हमें वेट बस पता हो, मास पता हो बॉडी का, तो हम निकाल सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पर हमें W इज इक्वल टू mg फार्मूला अच्छे से हमें आ गया है, और मास और वेट भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे तो उसमें ये जो वेट है, मास है, इससे रिलेटेड थोड़े हायर लेवल के और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। न्यूमेरिकल्स थोड़े हाई लेवल के भी रहेंगे और लो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, और जितने भी हमने ग्रेविटेशनल पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़े सारे मैं उस वीडियो में करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।